वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री। बहुत इजी चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, पूरा थियोरेटिकल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्कोरिंग चैप्टर है पूरा, बहुत इजी एज़ कंपेयर टू प्रीवियस चैप्टर्स। 2, 3 एंड 4 चैप्टर्स हम लोगों ने जो पढ़े वो पार्ट 1 में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर थे। मतलब लेंथी चैप्टर्स को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री। अब इसके अंदर आप लोग पार्ट 1 का एनालिसिस करोगे तो अब 7, 8 और 9 ये इससे भी बड़े चैप्टर्स हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग एक इजी चैप्टर को सिलेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ब्रेन को रिलैक्सेशन मिले। और 6th चैप्टर हम लोग फिर बाद में करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। तो पूरा लेक्चर आज इंट्रोडक्शन के ऊपर। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें उससे पहले कि सरफेस प्लस केमिस्ट्री मतलब सरफेस केमिस्ट्री एक पूरा एक ब्रांच है। अगर केमिस्ट्री जैसे हम लोग जो रिएक्शंस पढ़ते हैं ऑर्गेनिक के अंदर और इनऑर्गेनिक के अंदर, वैसे ही यहाँ पे भी एक टाइप का रिएक्शन है सरफेस केमिस्ट्री। बेसिक बात बता रहा हूँ अभी। मतलब ऐसी कोई भी एक सरफेस, हमारे पास मेनली 3 टाइप्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन सॉलिड के पास और लिक्विड के पास सरफेस होती है, लेकिन गैसेस के पास सरफेस नहीं होती है। हमारी टेक्स्ट बुक में जो इंट्रोडक्शन दिया गया है उसमें सबसे पहला पॉइंट यही लिखा है कि भाई इन तीनों में से किसके पास सरफेस होती है, और वो एक्सप्लेन किया गया है। तो मैं भी आप लोगों को सबसे पहला पॉइंट वहाँ पे ही लेके जाऊँगा कि गैसेस के पास सरफेस नहीं होती है। उसका रीज़न भी आप लोगों को दिया गया है कि इट हैज़ 100% मिसिबिलिटी विथ अदर गैसेस, मतलब 100% मिक्स हो जाते हैं। इसकी वजह से हमें वो सरफेस मिलती नहीं है। अगर कोई भी एक सॉलिड सब्सटेंस को ले लो या कोई भी एक सॉलिड मटेरियल ले लो तो उसके पास 100% सरफेस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये है हमारा डस्टर, देखो तो डस्टर की यहाँ पे ये ऊपर भी सरफेस, राइट, लेफ़्ट, अप, डाउन, हर एक जगह पे यहाँ पे हमें सरफेस मिलती है। मतलब क्या होगा कि सरफेस केमिस्ट्री जो है इट इज़ अ केमिस्ट्री टू रिलेटेड सरफेस। सरफेस के ऊपर जितने भी रिएक्शंस हमें मिलते हैं वो सभी रिएक्शंस सरफेस केमिस्ट्री के अंदर कंसीडर होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मतलब सिंपल अगर उसका डेफिनेशन लिखा जाए तो व्हाट इज़ सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री का मीनिंग क्या होगा कि इट डील्स विथ द phenomena which occurs at the surface or interface। सरफेस के ऊपर जितने भी रिएक्शंस हमें दिखने मिलते हैं वो कोई भी सरफेस हो। अगर मान लो हम लोग लिक्विड का एग्जाम्पल लें तो वाटर प्लस ऑयल, जब ऑयल को वाटर के अंदर ऐड कर देते हो तो हमें एक लेयर सा दिखता है। तो वहाँ पे जो रिएक्शंस होते होंगे जिस भी टाइप के हों, उसका अगर एनालिसिस करना है तो हमें सरफेस केमिस्ट्री का यूज़ करना पड़ेगा। मतलब उन टर्म्स का यूज़ करना पड़ेगा जो सरफेस के रिलेटेड हैं।
उस टाइप की केमिस्ट्री का यूज़ करना पड़ेगा जो सरफेस के रिलेटेड है, उस टाइप की प्रिंसिपल्स या फिर लॉज का यूज़ करना पड़ेगा जो सरफेस के रिलेटेड हैं, उस टाइप की रिएक्शंस का एनालिसिस करना पड़ेगा जो सरफेस के रिलेटेड होते हैं। तो ही हमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट वहाँ पे क्या हो रहा है। दूसरी बात, अभी ये कोरोना चल रहा है तो सबसे बड़ा यूज़ मेडिसिनल केमिस्ट्री में होता है, सरफेस केमिस्ट्री का। अभी जितने भी साइंटिस्ट होंगे जो ये वैक्सीन बनाने में लगे हुए होंगे, तो मतलब वो उनका एम क्या है, जो वायरसेस जो प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, जिस भी सरफेस के ऊपर वो प्रेजेंट होंगे, उनको क्या करना है, वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देना है। तो वो क्या बना रहेंगे, एक मेडिसिन बना रहे होंगे या फिर टैबलेट, जिस भी फॉर्म में वो एक सॉलिड कंपाउंड हमें देंगे, तो उसका जो एनालिसिस करेंगे वो भी सरफेस केमिस्ट्री के बेस होता है। सेकंड, फार्मेसी वाले, वही सिमिलर बात हो गई इन मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो फार्मेसी के अंदर भी जितने भी ड्रग्स होते हैं उनका अगर ह्यूमंस के ऊपर या फिर एनिमल्स के ऊपर जो भी एनालिसिस किया जाता है, उनमें भी सरफेस केमिस्ट्री का वहाँ पे रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड थिंग बहुत इम्पॉर्टेंट, एक और एग्जाम्पल रूटीन लाइफ के मैं आप लोगों को अभी एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के साथ रूटीन लाइफ में भी डील करते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि यहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री का यूज़ हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि व्हीकल के अंदर जो हम लोग ऑयल भरते हैं, तो उसका भी रोल क्या है कि वो एक स्मूथनेस जो है वो लाता है वहाँ पे इंजन के अंदर। तो ऑयल एज अ लुब्रिकेंट वो भी वहाँ पे जो वर्क कर रहा होता है, और वो किसके रिलेटेड होगा, सरफेस केमिस्ट्री के रिलेटेड। एक और बहुत सिंपल एग्जांपल दूँ, आइसक्रीम खाने गए होंगे कभी भी आप लोग, तो जो भी बाउल लिया गया है उसके अंदर आप लोग एक क्यूब लो और उसके अंदर ऊपर, उसके ऊपर ही दूसरा क्यूब ऊपर रख देते हो और वो दोनों एकदम सेटल हो जाते हैं, तो उन दोनों के बीच में भी सरफेस केमिस्ट्री यूज़ होती है। बहुत इजी। तो मतलब ऐसे ऐसे जो एग्जाम्पल्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम लोग डिटर्जेंट्स एंड सोप्स का यूज़ करते हैं, तो वो भी जो फिनोमेना है, मतलब वो जिसमें भी कंसीडर होते हैं रिएक्शंस, वो भी सरफेस केमिस्ट्री के ऊपर जाते हैं। लास्ट एक एग्जांपल देके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी कभी कभार हम लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होता है कि हम लोग जब टू व्हीलर के ऊपर जाते हैं और आगे हमारे कोई भी एक ट्रक चलता रहता है और उस ट्रक में से जो भी डस्ट जो है वो उड़ती रहती है और फिर वो सीधे हमारे फेस के ऊपर आती है, और जब हम लोग घर पहुंचते हैं तब हम लोग अगर ऐसे करें स्किन के ऊपर, हम लोग जब टच करें तो हमें क्या मिलता है, वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स मिलते हैं, डस्ट पार्टिकल्स मिलते हैं। तो वो डस्ट पार्टिकल यहाँ पे क्या हो जाते हैं, हमारे स्किन के ऊपर वो चिपक गए होते हैं, हमें ऐसा फील होता है। तो एक ये सरफेस उसको मिली डस्ट पार्टिकल्स को, तो वो भी पूरा जो रिएक्शन हुआ वो भी क्या होता है, सरफेस केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग होता है। तो ये सरफेस केमिस्ट्री डेली रूटीन लाइफ के अंदर हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, बहुत। हर एक कोई भी आप लोग वर्क कर रहे हो उसके अंदर आप लोगों को सरफेस केमिस्ट्री जो है वो यूज़ करते हैं। तो सरफेस केमिस्ट्री ये बेसिक एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को दिए। अब मेन बात यहाँ पे आ जाती है कि हमारे पास तो दो ही टाइप के मॉलिक्यूल्स हमारे पास होंगे, एक या तो फिर सॉलिड मॉलिक्यूल्स को लेके हम लोग एनालिसिस करेंगे, या तो फिर लिक्विड मॉलिक्यूल्स को आप लोग लेके एनालिसिस करोगे। कोई भी इस चैप्टर के अंदर फिनोमेना जो भी पढ़ेंगे, कंसेप्ट जो भी पढ़ेंगे,
वो हर एक कंसेप्ट इन दोनों के रिलेटेड होगा। गैस की बात इस पूरे चैप्टर के अंदर बहुत कम करेंगे। हाँ, कुछ गैसेस ऐसे होंगे जो वहाँ पे सॉलिड सरफेस के ऊपर चिपक जाते हैं। ओके, तो ऐसे कुछ रिएक्शंस को भी हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो ये हुई सरफेस केमिस्ट्री की एक बेसिक बात। लेकिन अब सरफेस केमिस्ट्री के दो बड़े यूज़ भी हमें इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने समझ रहे हैं। एक कोई भी एक एग्जांपल अगर हम लोग लें सॉलिड का, कोई भी एक सॉलिड मॉलिक्यूल ले लो और उसके अंदर हमें पता होता है कि यूनिफॉर्मली सब कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है सॉलिड के अंदर। तो सपोज़ करो कि हम लोग ऐसे कोई भी एक सॉलिड की जो सरफेस है उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ऐसे जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं वो आप लोगों को क्या मिलते हैं, ऐसे अरेंज्ड होते हैं, ऐसे सिमेट्रिकल मस्त एकदम अच्छी तरह से। अब मैं यहाँ पे जो बात करने जा रहा हूँ वो दो यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं कंसिडर करूँगा। फर्स्ट इज़ वेरी मोस्ट फर्स्ट concept of this chapter is adsorption। दो वर्ड डिफरेंट है, adsorption and absorption। ओके, एब्जॉर्प्शन को फर्दर हम लोग चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन आज जो हमें पढ़ना है वो है एडजॉर्प्शन। तो मैं इसको फिर से निकाल देता हूँ। अब मैं जो एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूँ वो है एक सॉलिड सब्सटेंस मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। अब सॉलिड मॉलिक्यूल जो है उसको हम लोग दो टाइप से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नंबर वन, इट इज़ सरफेस मॉलिक्यूल्स। एक सरफेस मॉलिक्यूल्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं और दूसरा है वो बल्क मॉलिक्यूल्स। बल्क मॉलिक्यूल्स। अब आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा कि चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो वहाँ पे जब हम लोग वेपर प्रेशर फाइंड करते थे तब इन दोनों टर्म्स का हमने थोड़ा बहुत कंसेप्ट वहाँ पे क्लियर किया था। अब सरफेस मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूँ तो पहले हम लोगों के दिमाग में यही एक क्वेश्चन आता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं और उनके अंदर जो एटम्स होंगे, तो यहाँ पे टॉप मोस्ट जो भी एटम्स होंगे, टॉप मोस्ट एटम्स, उसको हम लोग नाम दे देते हैं कि भाई या सरफेस एटम्स हैं या फिर ये सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे हमें एक और कंसेप्ट को क्लियर करने की ज़रूरत लगती है कि एक ही मॉलिक्यूल या तो फिर एक ही लाइन, ऐसा नहीं होता एटम्स। वहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स टॉप के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे अभी एक लेयर स्ट्रक्चर जो है सॉलिड एटम्स का यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया है, तो उसी तरह एक यूनिफॉर्मली जो अरेंजमेंट होता है वो एक एक एटम, मान लो कि हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि 20 एटम्स आर प्रेजेंट एट द वाटर सरफेस टॉप मोस्ट। ग्लास में पानी भरा और उसकी सरफेस हम लोगों ने देखी, तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि 20 या 200 एटम्स या 10⁶ एटम्स आर प्रेजेंट एट द वाटर सरफेस, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? उसका रीज़न है सरफेस केमिस्ट्री, क्योंकि बहुत सारे लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इन लेयर फॉर्म वो एटम्स जो है वो अरेंज्ड होते हैं। तो ये सबसे पहली बात हमें याद रखनी है कि सरफेस के ऊपर जो एटम्स होंगे, अभी हम लोगों ने एक समझने के लिए ये एग्जांपल ले लिया कि हम लोग अभी के लिए इसको नाम दे देते हैं, चलो कि ये सरफेस एटम्स हैं, इनको अभी नाम दे दो। बाकी होता नहीं है ऐसा, लेयर फॉर्म में वो सभी अवेलेबल होते हैं, तो इसको नाम दे दो सरफेस एटम्स। और सेकंड, ये जो भाई बीच में खड़े होते हैं या फिर इसको हम लोग क्या नाम देते हैं भाई, बल्क मॉलिक्यूल्स। बल्क मॉलिक्यूल्स इसे नाम देंगे। बीच में प्रेजेंट है या तो फिर इनर लेयर्स के अंदर प्रेजेंट है या इनवर्ड लेयर्स के अंदर प्रेजेंट है, वो सभी को हम लोग नाम देते हैं बल्क मॉलिक्यूल्स। अब चैप्टर नंबर 2 के अंदर जब हम लोगों ने वेपर प्रेशर जो फाइंड किया था, वहाँ पे हम लोगों ने एक और कंसेप्ट पढ़ा था
थर्ड मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहा हूँ, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यहाँ पे एक और मैं कंसेप्ट यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। ये जितने भी टर्म्स मैं यहाँ पे अभी लिख रहा हूँ वो सभी सरफेस केमिस्ट्री या तो फिर एड्जॉर्प्शन को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड आप लोगों को एक क्वेश्चन भी यहाँ से नंबर 5 करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वाई ऑल लिक्विड ड्रॉप्स या फिर ड्रॉपलेट्स ऐसा भी लिखो आर स्फेरिकल। भाई स्फेरिकल ही ऑलवेज क्यों मिलते हैं, उसका भी रीज़न मैं आप लोगों को इसी कंसेप्ट में समझा दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। तो वहाँ पे हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर ऐसा पढ़ा था, फॉर एग्जांपल यही एक एटम को सिलेक्ट कर लें तो इस एटम के ऊपर कहाँ से फोर्स लग रहा है, तो एक ये एटम जो है वो फोर्स लगा रहा होगा, ये नीचे वाला एटम फोर्स लगा रहा होगा, यहाँ पे लेफ़्ट साइड से ये फोर्स लगा रहा होगा और राइट साइड से ये फोर्स लगा रहा होगा। ऊपर से यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं है, मतलब ऐसा सपोज कर सकते हो कि यहाँ पे एयर प्रेजेंट है, सपोज करो। फिर आगे आएगा एयर का भी यहाँ पे रोल होता है। तो अभी के लिए हम लोग देखें तो यहाँ पे लेफ़्ट राइट और नीचे से यहाँ पे फोर्स लगता होगा। और अगर हम लोग बल्क मॉलिक्यूल की एक बात करें तो बल्क मॉलिक्यूल को भी चारों तरफ से क्या होता है, यहाँ पे फोर्स यहाँ पे लगता है। एक ये बात हमें समझनी है फोर्स की कि बल्क मॉलिक्यूल्स के अंदर चारों तरफ से फोर्स लगेगा और जो सरफेस के एटम्स होंगे या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे उनके ऊपर लेफ़्ट राइट और डाउनवर्ड फोर्स लगता होगा, ऊपर से कोई भी फोर्स नहीं है। तो इसी के ऊपर से आप लोगों ने फिज़िक्स के अंदर और लास्ट हम लोग 11th में भी चैप्टर नंबर 5 के अंदर सरफेस टेंशन भी पढ़ के आए। तो उसकी वजह से यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलता है, सरफेस टेंशन भी मिलता है, सरफेस टेंशन भी मिलता है। अब सरफेस टेंशन का सिंपल एक मीनिंग क्या होगा कि अगर मान लो कि ये मेरे पास, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों एंड वाले जो एटम्स हैं उनको सिलेक्ट कर रहा हूँ, समझना। ये मैंने दोनों एंड्स वाले एटम्स को सिलेक्ट कर दिया और एज अ व्हील उसको कंसीडर करो और फिर यहाँ पे क्या करो, एक स्ट्राइप रख दो और फिर यहाँ से इसको फोर्स दो, यहाँ से इसको फोर्स दो और दोनों तरफ से खींचो, दोनों तरफ से खींचो इस तरह, सेम फोर्स से। फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होगी वो सेम होनी चाहिए। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ प्रेशर जो है वो जनरेट होता होगा, प्रेशर बोलो या तो फिर फोर्स बोलो, यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स यहाँ पे जनरेट होता है और इसी फोर्स को हम लोग नाम दे देते हैं सरफेस टेंशन। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझा रहा हूँ व्हाट इज़ सरफेस टेंशन। तो एक टाइप का फोर्स यहाँ पे लग रहा है, अगर यहाँ पे नहीं खींचो और फिर उंगली से इसको बीच में से प्रेस करो इस टाइप को, तो इजीली वो क्या कर जाएगा, नीचे चले जाएंगे। तो उस सरफेस टेंशन की वजह से हमें क्या मिलता है, ये जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स जो हैं वो उनका जो शेप होता है वो स्फेरिकल मिलता है, सर्कल या फिर राउंड शेप के अंदर। चलो फिर से यहाँ पे आ जाते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। तो अभी आप लोगों ने क्या देखा, एक सरफेस टेंशन, फोर्स जो सरफेस एटम्स हैं उनके ऊपर कोई भी नहीं होता है, बल्क मॉलिक्यूल्स के अंदर चारों तरफ से फोर्स रहता है। अब दूसरी बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि सरफेस एटम्स जो हैं वहाँ पे सरफेस टेंशन क्रिएट हुआ, लेकिन टोटल अगर नेट फोर्स की बात करोगे तो यहाँ पे नेट फोर्स जो है उसका आंसर आप लोग दे पाओगे अनबैलेंस्ड फोर्स है वहाँ पे। अगर बल्क एटम की मैं बात करूँ तो वहाँ पे टोटली बैलेंस्ड फोर्स है।
ऐसा भी कह सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में होगा, कहीं से भी और कोई भी प्रेशर नहीं आता होगा या फिर फोर्स नहीं लग रहा होगा, तो वह इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर होगा। और ये सरफेस एटम्स की वजह से क्या होता है, यहाँ पे सरफेस टेंशन जो है वो सरफेस एटम प्रोड्यूस कर लेते हैं। सेकंड, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जब भी कोई भी एक बल्क सॉल्यूशन आप लोग लेते हो, वाटर ले लो, ग्लास में पानी भर लो, एंड मॉलिक्यूल, बीच वाले मॉलिक्यूल सभी बल्क मॉलिक्यूल्स होते हैं। टॉप वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सरफेस मॉलिक्यूल या सरफेस एटम बोलो, तो सरफेस एटम के पास मैंने यहाँ पे लिखा है फोर्थ पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम। और वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है ये, अच्छा एक और मैं यहाँ से क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं हम लोग कि ये सरफेस के ऊपर कैसे पहुँचे होंगे, तो मतलब यहाँ से लड़ झगड़ के कहीं ना कहीं पे पहुँचे होंगे, इसीलिए उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम मिलती है हमें, और इसकी वजह से वो रिएक्शन भी एकदम फास्ट करते हैं। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी 2 पॉइंट यहाँ पे हम लोगों ने कंसिडर कर लिए कि सरफेस मॉलिक्यूल 2 टाइप्स के मॉलिक्यूल्स पढ़े, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा कि कैसा होता है, उसकी वजह से हमें मिला सरफेस टेंशन, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। अब जाते हैं हम लोग एड्जॉर्प्शन के ऊपर। तो मान लो कि अब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होती है, लेकिन ये कैसे होते हैं, मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि अनबैलेंस्ड होते हैं, ये सभी अनबैलेंस्ड होते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये इनकी मैक्सिमम मिलती है। अब कोई भी मटेरियल ले लो, कोई भी सब्सटेंस ले लो, या ह्यूमन बीइंग ले लो, वो लोअर एनर्जी में रहना पसंद करता है, मतलब कंफर्टेबल जोन में रहना पसंद करता है। तो इनको भी कंफर्टेबल जोन में रहना पसंद है। इसलिए क्या होता है कि अगर मान लो कि कोई भी, अभी हम लोग यहाँ पे मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूँ, आजू बाजू मेरे एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट है, तो अभी यहाँ पे मेरी स्किन के ऊपर कोई ना कोई गैस तो प्रेजेंट होगा ही। वैसे ही अगर कोई भी सब्सटेंस जो है अगर ऐसे ही पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर कोई ना कोई गैस का कुछ ना कुछ फोर्स तो लग ही रहा होगा। मतलब क्या करते हैं कि यहाँ पे कोई आउटर सोर्सेस वाले यहाँ पे एटम्स आके बैठ जाते हैं, और फिर क्या करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे फोर्स लगता है इस एटम के ऊपर, तो थोड़ा बहुत क्या हो जाता है वहाँ पे एनर्जी जो होती है वो हायर मोड में चले जाती है। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्क वाले को प्रॉब्लम किनको हो गई, सरफेस वाले को। और यहाँ पे अगर कोई भी गैस हो या फिर कोई भी ऐसा सॉलिड सब्सटेंस हो तो वो क्या कर जाएगा, उसके ऊपर चिपक जाएगा। चिपक गया मतलब जो सरफेस एटम थे उनकी एनर्जी थोड़ी बहुत लोअर हो जाएगी, क्योंकि फोर्स मिल रहा है आजू बाजू से। समझना है ये सब। अब इस टोटली जैसे ही ये आउटर कोई भी सब्सटेंस यहाँ पे बैठ गया, उस पूरी प्रोसीजर को हम लोग नाम देते हैं एडसॉर्प्शन। सरफेस के ऊपर वहाँ पे रिएक्शन हो गई तो उसको हम लोग नाम देते हैं एडसॉर्प्शन। ओके, तो ये मेन बात है। अब इसको थोड़ा बहुत मिटा के हम लोग कुछ थोड़ा बहुत लिख लेते हैं इनके बारे में। अच्छा, एडसॉर्प्शन 2-3 पॉइंट हमें लिखने हैं, तो हेडिंग लिखो एडसॉर्प्शन। तो डेफिनेशन क्या देख सकते हैं इसको, द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट द surface rather than in bulk of a
सॉलिड और लिक्विड is termed as adsorption. एग्जाम्पल क्या दिए गए हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर? सबसे पहला एग्जाम्पल आप लोगों को दिया गया है सिलिका जेल। सिलिका जेल, सिलिका जेल एक क्या काम का, हमने कई बार ऐसा देखा होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप लोग लेके आते हैं तो वहाँ पे एक छोटी सी सिलिका जेल की जो पाउच है वो वहाँ पे अंदर प्रेजेंट होता है, तो वो क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये सिलिका जेल जो है उसको नाम दिया जाता है एडसॉर्बेंट। क्या नाम दिया जाता है? एडसॉर्बेंट। एक और एग्जांपल हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर जो दिया गया है वो है चारकोल। चारकोल क्या करता है, कहाँ पे यूज़ होता है? गैस मास्क के अंदर। ये भी एक क्या है? एड्जॉर्प्शन। पॉइजनस गैस जो है उसको एड्जॉर्ब करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ओके, तो अब एक और दो टर्म्स यहाँ पे दिए गए हैं। एक कहता है एड्जॉर्बेंट। तो एड्जॉर्बेंट क्या है? एड्जॉर्बेंट, इट इज़ अ सब्सटेंस on which other substance adsorb। मतलब क्या होगा कि अगर मान लो ये मेन हमारा जो है इसको मान लो सिलिका जेल, और यहाँ पे जो भी एटम जो है वो यहाँ पे होता होगा एड्सॉर्ब, तो ये सिलिका जेल जो होगा वो एड्सॉर्बेंट हो जाता है। ओके, और इसको ऊपर वाले जो एड्सॉर्ब हो रहा है उसको नाम दिया जाता है एड्सॉर्बेट। तो एड्सॉर्बेट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एड्सॉर्बेट अ सब्सटेंस विच एड्सॉर्ब एट एड्सॉर्बेंट इज कॉल्ड एड्सॉर्बेट। ओके, तो ये छोटा सा एक हमारा इंट्रोडक्टरी एक लेक्चर हो गया सरफेस केमिस्ट्री के ऊपर। ओके, आज हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसेप्ट पढ़ा, दैट इज़ एड्सॉर्प्शन। आगे हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, क्योंकि रिएक्शन है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता होगा। ओके, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे रखते हैं। थैंक यू।